हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। एक और हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। जो ये क्लास रहने वाली है, ये क्लास रहेगी हमारी इंग्लिश लिटरेचर की। ये क्लास रहेगी, सब्जेक्ट कोड है बैगला 137, BEGLA 137। एंड ये जो सब्जेक्ट कोड का नेम है लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर देखिए, इस सब्जेक्ट के अंदर कई बार जो क्वेश्चन आए हैं, वो ज्यादातर क्वेश्चन जो आए हैं वो फिगर ऑफ स्पीच के आए हैं। तो हमारा जो मेन फोकस है वो तमाम उन फिगर ऑफ स्पीच को समझने का है जो इस एग्जाम के अंदर पहले कई बार आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो हम अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड पहला जो इसके अंदर क्वेश्चन है, पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी कई बार इस एग्जाम के अंदर आ चुका है। फिगर ऑफ स्पीच के तकरीबन तकरीबन हर मतलब के हर साल 7 से 8 पॉइंट आते हैं, ठीक है, जिसमें से कम 4-5 करने रहते हैं आपको। तो अगर आप फिगर ऑफ स्पीच को समझ जाते हो तो इजीली आप पासिंग मार्क्स ला सकते हो। बाकी तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अलग होते हैं, वो हम बाद में कराएंगे। पर अभी ये जो क्लास रहेगी ये स्पेशली हमारी फिगर ऑफ स्पीच पर रहने वाली है। तो पर्सोनिफिकेशन क्या है? पर्सोनिफिकेशन को हमें समझना है इस क्वेश्चन के अंदर। पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच। It gives human traits to non-human things, animals और abstract ideas। मतलब पर्सोनिफिकेशन क्या है कि नॉन ह्यूमन जो थिंग है, मतलब कि जैसे हम इंसान हैं, इंसानों को हटा करके बाकी जितनी भी चीजें हैं उनके अंदर उनकी भाषा को इस तरीके से व्यक्त करना जैसे वो इंसान की भाषा में आपसे बात करनी है। बहुत ही सिंपल और क्लियर मीनिंग है इसका। Writers use it to make descriptions vivid and relatable. When an object acts or feels like a person, the reader connects when with it easily. Means के कोई भी जो नॉन ह्यूमन थिंग है उसको इस तरीके से राइटर के थ्रू प्रस्तुत किया गया है, आपके सामने दिखाया गया है या बताया गया है उसके बारे में जैसे वो एक ह्यूमन थिंग है और वो ह्यूमंस की तरह बात कर रही है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, द विड विस्पर्ड थ्रू द डार्क ट्रीज। अब इसके अंदर क्या है कि हवा ने विस्पर्ड यानी कि फुसफुसाहट करी डार्क ट्रीज में, मतलब कि घने जंगल में जब हवा चलती है तो जब वो पत्तों से लगती है, जो पेड़ों के ऊपर पत्ते होते हैं, तो उन पे जब वो लगती है तो कैसा महसूस होता है? सरसराहट की आवाज आती है, फुसफुसाहट किसी आवाज आती है। पर क्या वो फुसफुसाहट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये क्या होगा, फुसफुसाहट जो करते हैं वो इंसान ही करते हैं। तो मीन्स क्या हो गया कि जो राइटर ने उस डिस्क्राइब इस तरीके से करा है, फुसफुसाहट का वर्ड, विस्पर्ड का वर्ड किस तरीके से यूज करा है उन चीजों के अंदर जो नॉन ह्यूमन थिंग है, जिससे कि लगे वो कि वो इंसानों की तरह काम कर रही हैं, फुसफुसा रही हैं। इफेक्ट क्या होता है? विड कैन इट विस्पर बट द वर्ड विस्पर्ड गिव्स इट अ ह्यूमन एक्शन। दिस क्रिएट्स अ क्लियर पिक्चर एंड अ स्पूकी और काम मूड in the poem or story. It turns a simple weather detail into a living character. Poets use personification to show nature as a living force that reacts to human feelings. अब देखो इसके अंदर राइटर ने क्या करा है, वो जानता है कि ये एक नॉन ह्यूमन थिंग है। ह्यूमन थिंग तो नहीं है, पेड़ या हवा कोई ह्यूमन थिंग नहीं है, पेड़ की टहनियां या पत्ते वो कोई ह्यूमन थिंग नहीं है। बट उसको डिस्क्राइब ऐसे कराया गया है, जब वो हवा पत्तों पे लग रही है और उसमें से आवाज निकल रही है तो राइटर ने क्या करा है, उसको लिखा है कि वो फुसफुसा रही है। दैट मीन्स कि ये सारी क्या है, ये पर्सोनिफिकेशन है। हमने इतना पर्सोना उसका बना दिया, इतनी चीज उसकी बढ़ा दी, या राइटर ने लिखने में उसको इतने अच्छे से डिस्क्राइब करा है कि वो ह्यूमन थिंग की तरह महसूस होने लगा। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन द ह्यूमन वर्ल्ड एंड अ नेचर। ठीक है, मतलब कि नेचर और ह्यूमन के बीच में क्या करा गया है, एक तरीके से क्या करा गया है, ब्रिजेस द गैप, यानी कि ब्रिज बना दिया गया है। जो गैप है उसको मतलब कि एक ब्रिज के सहारे जोड़ दिया गया है। समझ में आया क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सिमिले। ठीक है, अ सिमिले कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। इट हाईलाइट्स अ शेयर्ड क्वालिटी बिटवीन देम। राइटर्स यूज सिमिले टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग मेंटल इमेजेस। अब सिमिले का यूज कहां होता है? जहां दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा हो। ठीक है, एक से दूसरी चीज का कंपैरिजन हो रहा हो बट वो दोनों चीजें एक दूसरे से अलग हो। एग्जाम्पल के तौर पर, ही इज अ ब्रेव एज अ लायन, मतलब कि वो क्या है, शेर की तरह क्या है, साहसी है। ठीक है, उसके अंदर जो साहस है, ब्रेव है, वो किसकी तरह है? लायन की तरह है। मतलब ये ही इज, ही मतलब कि वह किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है,
पर उसका कंपैरिजन किससे कर रहा है? लायन से वो उसका कंपैरिजन कर रहा है। और अगला क्या है? हर स्माइल वाज लाइक द सन, यानी कि उसकी जो मुस्कुराहट है वो सूर्य की तरह है। हर यूज हो रहा, मतलब किसी लड़की की बात हो रही है। अब वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, उसकी बीवी भी हो सकती है, और हो सकता है कि भाई उसकी वो बेटी भी हो, लेकिन उसकी स्माइल को वो किससे कंपेयर कर रहा है? सन से, यानी कि सूर्य से उसकी स्माइल को कंपेयर कर रहा है। यानी कि आप देखो क्लियरली दो चीजों का कंपैरिजन किया जा रहा है, जो दोनों चीजें एक दूसरे से अलग हैं, पर उनका एक तरीके से उदाहरण इस तरीके से दिया जा रहा है उस किसी भी चीज का कि वो उससे कनेक्ट कर पा रही है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर पा रही है। अंडरस्टैंड हो गया? अब इसका इफेक्ट देखते हैं। Comparing a person's bravery to a lion makes the idea much stronger than just saying he is a brave. खाली अगर हम किसी को खाली he is brave बोले तो वो इतना ज्यादा इफेक्टफुल नहीं है, बट अगर हम बोलते हैं he is brave, he is as brave as lion, मतलब कि क्या है? वो शेर की तरह साहसी है, शेर की तरह क्या है? वो ब्रेव है। Similes help readers understand abstract feelings or complex sights by linking them to familiar objects. They add musical quality and depth to literary text by pointing out unexpected similarities. Similes make everyday language fresh and artistic. सिमिले का काम क्या है कि जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसको वो क्या कर रहा है? आर्टिस्ट के तौर पर दिखा रहा है। जैसे अब इसने एक ही वाक्य बोला, ही इज एज ब्रेव एज लायन, तो इसमें क्या है? एक आर्टिस्टिक लुक दिख रही है कि भाई एक से दूसरे का कंपैरिजन किया जा रहा है। या दूसरा वाक्य हम देखें, हर स्माइल वाज लाइक द सन, यानी कि उसकी जो मुस्कुराहट है वो सन के तरह है, सूर्य की तरह है। ठीक है, जैसे सूर्य चमकता है ऐसे उसकी मुस्कुराहट है चमकती हुई। तो ये क्या एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है, किसके अंदर? सिमेने के अंदर कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पर अब हम आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है सटायर। सटायर क्या होता है? सटायर होता है व्यंग, सटायर होता है कटाक्ष। ठीक है, जब आप अपनी बात बोल रहे हो और एक कटाक्ष के तौर पर हंसते हंसते किसी की भी आप बेइज्जती कर दो, या कह सकते हो कि भाई हंसते हंसते रियलाइजेशन करा दो सामने वाले को कि वो गलत है, तो उसमें क्या होता है? सटायर होता है उसके अंदर। ठीक है, सटायर इज अ स्टाइल ऑफ राइटिंग, इट यूजेस ह्यूमर, आयरनी, exaggeration और ridicule to expose and criticize people's stupidity और vices, especially in politics and contemporary society. यानी कि ज्यादातर ये कहां पर यूज होता है? पॉलिटिक्स में यूज होता है। ठीक है, सटायर। जैसे कि अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, तो जब देखिए अभी जो केंद्र में सत्ता है उसके बहुत बड़े नेता, जब वो केंद्र में नहीं थे, वो सबसे बड़े शीर्ष पद पर नहीं थे, तो क्या कहते थे? बहनों भाइयों, हमें किस बात पर गर्व हो रहा है कि हम बीफ एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 कंट्री है। ये कैसी चीज है जिसमें हम गर्व कर रहे हैं? आपका कलेजा रो रहा है या नहीं रो रहा? मेरा कलेजा रो रहा है। और आज भी वो जब प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो उनके कार्यकाल के अंदर उनके जब वो देश के इतने बड़े पद पर हैं, ठीक है, तो क्या है कि आज भी क्या हो रहा है? आज भी हम नंबर 1 ही है बीफ एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये क्या है जो मैंने आपको समझाया? ये सटायर है। ठीक है, यानी कि अपनी बात भी कह दो और एक तरीके से लोगों तक मैसेज भी पहुंच जाए, तो ये क्या हुआ? सटायर हुआ। बाकी मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं हूं मैं। ठीक है, बट ये तरीके का अपनी बात रखने का, अपना पॉइंट रखने का तरीका होता है सटायर। ये सिर्फ मेरा आपको पढ़ाने के लिए एग्जाम्पल दिया ही है। ठीक है, तो पर्पस क्या होता है इसका? द मेन गोल ऑफ सटायर इज नॉट जस्ट टू मेक पीपल लाफ, लोगों को हंसाने के लिए भी होता सटायर। इट एम्स टू स्पार्क चेंज और मेक द ऑडियंस थिंक अबाउट मोरल और सोशल फ्लोज, एक तरीके से मोरल और सोशल फ्लोज को दिखाने के लिए भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जोनाथन स्विफ्ट अ मॉडेस्ट प्रपोजल इज अ फेमस सटायर। राइटर्स ऑफ सटायर ऑफ्टन प्रिटेंड टू सपोर्ट अ फूलिश आइडिया टू शो हाउ रिडिकुलस इट इज। It serves as a sharp tool for social commentary. It lets writers attack corruption safely through wit instead of direct anger. ठीक है, आप ये अगर चाहें तो ये अ मॉडेस्ट प्रपोजल, ये क्या है? जोनाथन स्विफ्ट का क्या है? एक तरीके से फेमस सटायर है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है मोनोलॉग। ठीक है, अब देखो फिर मैं इसमें कुछ बोलूंगा, फिर आप सोचोगे मैं किसी के ऊपर कटाक्ष करूं बट मेरा काम है आपको पढ़ाने का, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाए। अ मोनोलॉग इज अ लॉन्ग स्पीच बाय वन कैरेक्टर इन अ प्ले, मूवी और स्टोरी। द कैरेक्टर में स्पीक टू अदर कैरेक्टर्स और अलोन ऑन स्टेज। मोनोलॉग क्या है? जहां पर एक व्यक्ति आपको अपनी कोई लॉन्ग स्टोरी, कोई मन की इच्छा या मन की बात बता रहा हो। ठीक है, लेकिन मैं किसी के ऊपर नहीं बोल रहा। देखो अब क्या है? ये एक मोनोलॉग ही तो है जो मेरा आपसे वार्तालाप हो रहा है, हम इसे कह सकते हैं मोनोलॉग है। ये टू साइड
टॉक मी है, ठीक है? मेरे सवालों पर आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, है ना? पर ये क्या है, मैं अपनी बात जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ वो मैं पढ़ा रहा हूँ, या अगर मैं यहाँ पर कोई स्टोरी सुना रहा होता या मैं अपने मन की कोई इच्छा सुना रहा होता तो वो क्या होता, वो होता मोनोलॉग, ठीक है? उसे ही मोनोलॉग किया जाता है। इसके टाइप्स क्या हैं? इट कैन रिवील अ कैरेक्टर्स इनर थॉट्स, फीलिंग्स एंड हिडन मोटिवेशन टू द ऑडियंस, ठीक है? अपने मोटिवेशन बताने के लिए या फीलिंग्स डिस्कस करने के लिए, थॉट्स, इनर थॉट्स डिस्कस करने के लिए इसका यूज होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? Unlike a dialogue, which is a back and forth conversation, a monologue focuses on a single voice. It gives deep insight into the plot or character's mental state. In drama, a dramatic monologue helps the audience understand a turning point in the story. It shows raw emotion without interruptions from others, making the scene intense and personal. सिंपल सा, ईज़ी सा, मैं आपको एक छोटा-सा पॉइंट में अगर इसे समझाना चाहूँ, तो मोनोलॉग है अपनी बातें, अपने थॉट, अपनी इनर मतलब के अपनी इनर फीलिंग्स किसी भी ऑडियंस के सामने शेयर करना, जहाँ पर बोलने वाला सिर्फ़ वो हो। जैसे आपने कई प्रोग्राम भी देखे होंगे, ठीक है? एक टॉक शो भी आते हैं कई तरीके के, जहाँ पर सिर्फ़ एक पर्सन बोल रहा होता है, ठीक है? और सब सुन रही होती है ऑडियंस, उससे क्वेश्चन नहीं किए जाते। ये टू साइड कन्वर्सेशन नहीं होती, तो हम इसे डायलॉग नहीं कह सकते, हम इसे क्या कहेंगे? मोनोलॉग कहेंगे, ठीक है? वैसे रात को कई बार 12 बजे भी ये हुआ है, ठीक है? अब हम बात करते हैं रिटॉरिक की। रिटॉरिक क्या है उसको हमें समझना है। रिटॉरिक इज द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग एंड राइटिंग। इट यूजेस फिगर्स ऑफ स्पीच एंड अदर कंपोजिशनल टेक्निक्स टू परसुएड, मोटिवेट और इन्फॉर्म एन ऑडियंस। अंडरस्टैंड द ओरिजिन हम समझ लेते हैं। स्टडीड सिंस एंशिएंट ग्रीस, रिटॉरिक लुक्स एट हाउ लैंग्वेज शेप्स ओपिनियन। इसके की एलिमेंट क्या है? अ रिटोरिकल क्वेश्चन इज अ कॉमन टूल इन रिटोरिक. It is as to make a point rather than to get an answer. For example, asking who knows when the answer is obviously no one. Writers and speakers use rhetoric to build strong arguments. It controls the tone of the message and makes the listener or reader agree with a specific viewpoint. ओके, सो मैं आपको सिर्फ ये जो करवा रहा हूँ ना, मेरा देखो मेन पर्पस क्या है? मेरा मेन पर्पस ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि एग्जाम में क्या आने वाला है, ताकि आप उसको अंडरस्टैंड भी करो और हो सके तो रट भी लो अपने दिमाग के अंदर, ताकि आप जितना लिखोगे, देखो आपको इग्नू के एग्जाम में जो मार्क्स मिलते हैं ना, वो लिखाई के मिलते हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा मैं आपको देखो क्लियरली बताता हूँ, बहुत ज्यादा डीप आपका आंसर कोई नहीं देखने वाला, बट आपका कहीं ना कहीं स्टार्टिंग जो होनी चाहिए वो लॉजिकल वे में होनी चाहिए, ताकि जो आपका एग्जामिनर है उसको पता चल जाए कि आपने एक्चुअल में पढ़ा जरूर है ना? अब आगे आप क्या लिख रहे हो भाई, देखो आप तो ऊपर है, ठीक है? बट आपका स्टार्टिंग अच्छा होना चाहिए आंसर का। एलेगोरी को देख लेते हैं हम। एलेगोरी भी एक इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एंड एलेगोरी इज अ स्टोरी, पोएम और पिक्चर। इट कैन बी इंटरप्रेटेड टू रिवील अ विलन मीनिंग, टिपिकली अ मोरल और पॉलिटिकल वन। एलेगोरी में क्या होता है, एक डीप मीनिंग होता है, ठीक है? एक सरफेस चल रहा होता है स्टोरी का, बट सरफेस को लोग देखते हैं, समझते नहीं है, बट उसका जो मीनिंग निकलता है वो डीप मीनिंग निकलता है स्टोरी के अंदर। एलेगोरी का ये मतलब होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स इन एलेगोरी स्टैंड फॉर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, हिस्टोरिकल इवेंट्स और मोरल क्वालिटीज। ओके, अब इसका एग्जांपल अगर हम समझें, जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फार्म इज एन एलेगोरी फॉर द रशियन रिवॉल्यूशन। द एनिमल्स रिप्रेजेंट पॉलिटिकल फिगर्स एंड क्लासेस। एलेगोरीज वर्क ऑन टू लेवल्स, द सरफेस स्टोरी एंड द सिंबॉलिकलेस। ओके, एक तो सरफेस स्टोरी चल ही रही है, ओके, वो कॉन्स्टेंटली है, बट उसका मीनिंग जो निकलता है वो किस में निकलता है? लास्ट में निकलता है, जब आप उसको पूरा समझ लेते हो, जब आप उसको पूरा देख लेते हो, ठीक है? दे लेट ऑथर्स डिस्कस डेंजरस और कॉम्प्लेक्स सोशल आइडियाज सेफली थ्रू सिंपल सिंबॉलिक टेल्स। रीडर्स मस्ट लुक पास द लिटरल प्लॉट टू फाइंड द डीपर ट्रूथ। ओके, सो मैंने आपको ये देखो कुछ मैंने स्पीकर्स ऑफ स्पीच करा दिए। अगर आपको कोई और भी क्लास चाहिए, कोई और भी सब्जेक्ट कोड का पर्टिकुलर क्लास चाहिए, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो, वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा हमारे लिए, और हम आपके लिए कॉन्स्टेंटली ऐसी क्लासेस बनाते रहेंगे। बाकी मैं इस क्लास के साथ ही जो पिछली हमने क्लासेस करा रखी हैं, उसकी प्रॉपर मैं इसके साथ प्लेलिस्ट बना दूंगा। प्लेलिस्ट में जाकर के अगर आप पूरा पढ़ोगे या पूरा क्लासेस को देखोगे, तो इतने मार्क्स आपके गारंटीड आ ही जाएंगे कि आप पास हो जाओगे। उसकी जिम्मेदारी मेरी है, बट आपको बहुत मेहनत से और बहुत अच्छे से वो सारी चीजें समझनी पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच एंड गुड डे।